आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आज के सुपर 8 में जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कैंडी के मैदान पर जब ये मुकाबला होगा, जहां पर ऑलरेडी 5 मैचेस हो चुके हैं, तो वहां पर इन पांचों मैचेस के दौरान हमने किस तरह से यहां के पिच के नेचर को बदलते हुए देखा है। जबकि पिछले वाले मैच में जो 5वां मैच इसी ग्राउंड पर खेला गया था, वहां पर एक फ्रेश पिच यूज की गई थी, उसके बावजूद काफी सारे नेचर में चेंजेस हुए थे। पिच के बारे में अगर मैं बात करूं, उसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट के अंदर, और उसी की बेसिस पर दोनों टीमों की तरफ से जो प्लेइंग 11 खेलने वाली है उसमें प्रोबेबल कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे, चाहे वो स्पिनर हो चाहे पेसर हो, जो हमारी टीम में आएंगे स्पेसिफिकली स्पिनर्स को लेकर के, जिसमें फिंगर स्पिनर्स होते हैं, लेग स्पिनर होते हैं, जो रिस्ट स्पिनर होते हैं, उनमें से कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि इस पिच का नेचर ऐसा है कि वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पिनर्स को ज्यादा मदद देती रही है, उसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। फिलहाल दोनों टीमें सुपर 8 के दो मुकाबले खेल चुकी है और उसके बाद श्रीलंकन टीम अपने दोनों मैचेस हार करके टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। इनके लिए इस टूर्नामेंट का आखिरी मैच है, जबकि पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, जिसमें इफ एंड बट्स हैं, नेट रन रेट का मामला है, तब जाकर के कहीं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन मेन बात यह है कि इनको इस मैच को ना सिर्फ जीतना है और बड़े अंतर से जीतना है। तो क्या यह श्रीलंका के खिलाफ आज का ये मैच में ऐसा कर पाएगी, उसको डिटेल में डिस्कस और समझने की कोशिश यहां पर हम करेंगे, जिसकी शुरुआत पिच रिपोर्ट से ही करेंगे। जैसा मैंने को बताया कि पल्ले के लेके अंदर जिस तरीके की पिच अभी तक हमको मिली है, और उसमें जो बाउंड्री डायमेंशन है, खास करके एक तरफ चूंकि बड़ी बाउंड्रीज हैं, एक तरफ छोटी बाउंड्री है, तो जो बड़ी बाउंड्रीज हैं उस छोर से अगर स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, और खास करके ये जो पांचों मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, शुरुआत में तो बैटिंग करने के लिए पिच काफी बेहतर थी, लेकिन स्टिल वहां पर सेकंड इनिंग में यह हो रहा था कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्कोर थोड़ा चेज करना मुश्किल होता था। और स्पेसिफिकली यहां पर पावर प्ले के जो ओवर्स होते हैं वो तेज गेंदबाजों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके सेकंड इनिंग के दौरान, और वो भी जब रात के मैचेस हों, रात के 7 बजे वाले मैचेस, तो ठीक ठाक गेंद यहां पर स्विंग करती है। तो सेकंड इनिंग का पावर प्ले अभी तक हमको काफी इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ा है तेज गेंदबाजों के लिए, इवन पहली इनिंग का भी। लेकिन जैसे जैसे मैचेस यहां पर आगे बढ़े हैं, जहां पर 225 के स्कोर से शुरुआत हुई थी, फिर 181 रन बने, वो भी चेंज हो गया, फिर 104 रन बने, वो तो चेंज होना ही था ओमान के खिलाफ, और उसके बाद इंग्लैंड के 146 के स्कोर के सामने श्रीलंकन टीम केवल 95 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। जबकि इन्होंने, अगर हम बात करें यहां पर इसके बाद जो मैच हुआ, पाकिस्तान के जो 164 रन का स्कोर था उसको इंग्लैंड की टीम ने गिरते पड़ते लेकिन 166 रन बना करके चेज किया और 2 विकेट से उस मैच को जीता। पावर प्ले के दोनों इनिंग्स में यहां पर विकेटें गिरी। और स्पेसिफिकली ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 5 मुकाबलों में जो खेले गए हैं, एक मैच तो शाम को 3 बजे से हुआ था, एक मैच यहां पर 11 बजे सुबह से हुआ था, लेकिन बाकी 3 मैचेस जो यहां पर रात के हुए थे, जिस टाइम पर आज का मैच होगा रात के 7 बजे, उसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीनों के तीनों मैचेस में स्कोर चेंज हुआ है। निश्चित तौर पर रात के मैचेस में थोड़ी सी गेंद स्किड करके चूंकि बल्ले पर आती है तो उसका एक फायदा होता है, लेकिन स्पिनर्स यहां पर हैवीली गेम में आ रहे हैं, चूंकि पिचेस यहां पर यूज हो चुकी है, जितनी भी पिचेस यहां पर अवेलेबल हैं। केवल जिस मैच पिच पर आखिरी मैच हुआ था उस पर केवल यही एकमात्र पहला मैच हुआ है। तो हमको ये देखना जरूरी होगा कि जिस पिच पर आज का मैच होगा उस पर कितने ज्यादा मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, चूंकि दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के पास, तो उसका फायदा उनको पाकिस्तान को मिल सकता है सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में। ओवरऑल पिच की रिपोर्ट के अंदर हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि पिछले 15 मैचेस में से 9 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। रात के 7 बजे वाले जो 3 मैचेस इसी वर्ल्ड कप के हुए उसको भी बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और इन 5 मैचेस में स्पिन को 40 और पेस को जो 26 विकेटें मिली है, जो कि मेंस क्रिकेट में थोड़ा सा रेयर ही होता है, वो भी दिखाता है कि स्पिनर्स का यहाँ पर हैवी गेम है, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में चूंकि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है वेदर का, तो गेंद थोड़ी सी स्किड करके बल्ले पर आसानी से आती है। उसका फायदा उन बैटर्स को मिलता है जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं, खास करके कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और उस टीम के खिलाफ खास करके जिनके पास फिंगर स्पिनर्स की थोड़ी सी कमी होती है। तो वो कौन सी टीम हो सकती है वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी स्ट्रेटेजिकली आपको ध्यान से देखना है कि जिस पेज पर आज का मैच होगा उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा, और उसके बेसिस पर जो अपनी मेरी फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उसको क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जा करके कर दीजिए, जहां पर आपको फाइनल टीम और बाकी अपडेट्स पिच के रिगार्डिंग मिलेंगे। फिलहाल देखिए जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर यहां पर आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हमने जो पिच रिपोर्ट के अंदर समझा कि स्पिनर्स यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फिंगर स्पिनर्स खास करके जो हमने लास्ट मैच में भी देखा पाकिस्तान और इंग्लैंड वाले में, जहां पर फिंगर स्पिनर्स ने जम करके विकेटें ली, बहुत ही शानदार बॉलिंग की। और वो फिंगर स्पिनर के तौर पर जो ऑप्शन इस श्रीलंकन टीम के पास है उसमें एक महीश तीक्ष्णा है ऑफ स्पिनर, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दिनेश वेल्ला हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, और कभी कभी कमिंदु मेंडिस थोड़ी बहुत बॉलिंग कर देते हैं। चरित असलंका ने भी पिछले मैच में अच्छे खासे ओवर करे थे, और अगर ये आज खेलते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही, जो पिछले मैच में खेली थी, और आप जानते भी है कि इनके पास दुसान हेमंता भी एक लेग स्पिनर के तौर पर, तेज गेंदबाज के तौर पर दुष्मंता चमीरा ने इस मैदान का बहुत फायदा उठाया जब भी खेले हैं। दिलशान मधुशंकर भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। तो वैरायटी तो इस टीम के पास है, जब बॉलिंग यूनिट है, लेकिन वो उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ी नहीं है। इस कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर आप देखें, स्पेसिफिकली दुसान हेमंता की अगर मैं बात करूं, दिनेश वेल्ला की बात करूं,
करूं, लेकिन बेंच पर भी अगर आप ऑप्शन चेक करने जाएंगे तो कोई खास ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगे नहीं। तो मोर एंड लेस आपको वही प्लेइंग 11 खेलते दिखाई पड़ेगी। बाकी जो बॉलिंग पिछले मैच में थी जहां पर दुनिया फैला लगे, महीश तीक्ष्णा, ये तो आपको प्रॉपर 4-4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। इवन चरित असलंका ने भी 3 ओवर किए थे पिछले मैच में। तो फिंगर स्पिनर्स का काफी यूज होने वाला आज के इस मैच में, जिसमें दुसन हेमंता ने देखिए केवल 2 ही ओवर करे थे, विकेट भी नहीं ले पाए थे। बाकी दुष्मंता चमेरा तो इनके मेन बॉलर हैं ही, और इन्हीं सभी प्लेयर्स के जो स्क्वाड के अंदर है श्रीलंका के, जो करियर स्टेट्स आपको देखना अगर है जरूरी है तो आप यहां पर देख सकते हैं। जिसमें दुसन हेमंता के ही बारे में अगर आप जानना चाहें तो 4 मैचेस खेल चुके थे, इसके पहले 5 विकेट ले चुके थे इस T20 वर्ल्ड कप के पहले, और उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी डेटा आप जरूर देखिए। और इस T20 वर्ल्ड कप में इसी दुसन हेमंता ने जो पहले 3 मैचेस खेले उसमें तो 6 विकेट लेकर के गए, लेकिन अगले 2 मैचेस जो खेले उसमें एक भी विकेट इनको मिला नहीं। तो सब कुछ डिपेंड उसी पर करेगा कि कितने ज्यादा ओवर्स इनको मिलते हैं। हालांकि सामने जो पाकिस्तान की टीम है वो फिंगर स्पिनर्स को तो खराब खेलती है, स्पेसिफिकली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग को, जिसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के टाइम पर। लेकिन दुसन हेमंता जैसे लेग स्पिनर बॉलिंग भी वो बहुत अच्छा नहीं खेलती। इनके साथ एक ही दिक्कत है कि इनका लाइन और लेंथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट होता नहीं। लेकिन जो पूरी प्रॉपर टीम श्रीलंका की है उसके फॉर्म को अगर आप देखें कि इस वर्ल्ड कप में कैसा रहा, तो प्रथम निशंका ने शुरुआत में तो एक सेंचुरी लगाई, फिर एक हाफ सेंचुरी लगाई। हालांकि पहले 2 मैचेस में स्टार्ट भी अच्छा लिया था, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन पिछले 2 मैचेस इनके बहुत ही खराब गए हैं। लास्ट वाला मैच खास करके जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था उसमें मैट हेनरी की पहले ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे, तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चले गए हैं। बाकी कुशल मेंडिस का भी वही हाल है कि पहले 3 मैच में बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, फिर अगले 3 मैचेस में बैक टू बैक फेलियर। चरित असलंका भी पिछले मैच में आए लेकिन चले नहीं, एक ही मैच इन्होंने वर्ल्ड कप का खेला है। इसके पहले के भी नंबर्स आप देखेंगे तो उसी तरीके का इनका यूटिलाइजेशन है कि बैटिंग तो चाहे जहां पर करें थोड़े बहुत रन बना करके देते थे, इनके साथ इंपॉर्टेंस ये होती है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं। और एक ऑफ स्पिनर के तौर पर आपने देखा पिछले मैच भी 3 ओवर करे थे। बाकी पवन रत्नायके भी शुरुआती मैचेस में बढ़िया कर रहे थे, पिछले 2 मैचेस में नहीं चले, और यही वजह है कि ये टीम सुपर 8 के अपने दोनों मैचेस हारी। ग्रुप स्टेज में तो पहले तीनों मैचेस जीती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया था जहां पर सेंचुरी लगाई थी प्रथम निशंका ने, लेकिन उसके बाद आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच ये टीम हार गई जिम्बाब्वे से, फिर सुपर 8 का दोनों मैच हार गए इंग्लैंड और साथ ही साथ न्यूजीलैंड से। तो वहीं पर इसी वजह से टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई, जिसका सबसे बड़ा रीजन रहा इनके बैटर्स का आउट ऑफ फॉर्म होना। और उसमें एक और बड़ा हाथ रहा जिसमें इनके जो 2 तेज गेंदबाज, जिसमें एक तो मथीसा पथिराना है वो बाहर हो गए टूर्नामेंट से चोटिल होकर के, और शुरुआत में ही इनके लेग स्पिनर वानिंदु हसरंगा भी बाहर हो गए। तो टीम काफी कमजोर हो चुकी है। हालांकि उसके बावजूद चाहे दुष्मंता चमेरा की बात कर ले, महीश तीक्ष्णा की बात कर ले, इन दोनों ने जबरदस्त तरीके की बॉलिंग पूरे टूर्नामेंट के अंदर कर रखी है, जिसके नंबर्स आपके सामने हैं। और उसी में दुनित फेल्लालागे ने भी अपना पूरा रोल प्ले किया है। ये ऐसे 3 बॉलर इस टीम के अंदर हैं जो कि कंसिस्टेंटली पूरे टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करते दिखाई पड़े हैं, और इसी वजह से ये 3 बेस्ट ऑप्शन हैं भी जो सीधे हमारी टीम में आएंगे। और फिंगर स्पिनर्स है इसमें से 2, तो इनको तो हम कतई ड्रॉप कर नहीं सकते। दुसन हेमंता का देखना पड़ेगा कितने ओवर्स इनको मिलने वाले हैं। हालांकि ये बहुत अच्छे ट्रम्प होंगे पाकिस्तान जैसी उस टीम के खिलाफ जो लेग स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़े ट्रम्प हो सकते हैं। लेकिन बैटिंग यूनिट के अंदर अगर आप देखें तो अगर चरित असलंका खेलते हैं तो भले पिछले मैच में नहीं चले, स्टिल मेरे हिसाब से काफी यूनिक ऑप्शन होंगे। बाकी प्रथम निशंका कुशल मेंडिस में से कोई एक या दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर आप मान रहे हैं कि श्रीलंकन टीम कुछ कर पाएगी, और उसमें भी ये देखना पड़ेगा किस इनिंग की बैटिंग होगी। तो पहली इनिंग की बैटिंग है तो निश्चित तौर पर ये दोनों मेरे हिसाब से काफी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, वरना ये जो 4 सेफेस्ट ऑप्शन मैंने बताए वो तो आपके टीम में आएंगे ही। पहली इनिंग की बैटिंग के लिए इन दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं। सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो मैं केवल प्रथम निशंका को यहां पर सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे यहां पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंक्लूजन निकलेगा कि पहली इनिंग की बैटिंग के लिए कुशल मेंडिस, सेकंड इनिंग की बैटिंग के लिए प्रथम निशंका, और प्लस दुसन हेमंता को एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर रिस्क लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी 4 सेफेस्ट ऑप्शन जो होंगे फॉर्म के बेसिस पर, उनकी यूटिलिटी की बेसिस पर, इस पिच रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जहां पर आज का मैच होगा वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी एक और प्लेयर है कामिल मिश्रा, जिनके हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ तो 5 मैच में 177 रन है, 35 का एवरेज है। और इवन जनित लियाने के 5 मैच 127 रन है, 63 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं जब बैटर, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और इवन प्रमोद मधुसन की बात कर लें एज ए बॉलर, 2 मैच में 6 विकेट है। चूंकि इस टीम का ये मैच इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हो सकता है कि अपने मेन प्लेयरों को रेस्ट दे करके इन बेंच पर के प्लेयर्स को कुछ किसी को खिलाए। तो ये तीनों नाम भी आप याद रखिएगा। स्पेसिफिकली मैं कामिल मिश्रा और प्रमोद मधुसन का नाम लूंगा। T20 फॉर्मेट में इन लोगों ने ऑलरेडी काफी अच्छा कर रखा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो अगर ये दोनों खेलते हैं तो दोनों बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। अब डिपेंड करेगा किसकी जगह पर खेलेंगे। उन 4 ऑप्शंस की जगह पर जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेफ होंगे, उनकी जगह पर खेलेंगे, या खेलेंगे किसी अपने प्रॉपर ऐसे प्लेयर की जगह पर जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए, उस पर डिपेंड करेगा। वरना ये 4 बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, ये 2 खेलेंगे तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस के हेड टू हेड के आंकड़े अगर पाकिस्तान के खिलाफ देखें तो इतने पुअर हैं कि कॉन्फिडेंस तो आपका यहां भी नहीं बनेगा। हाँ, प्रथम निशंका के आंकड़े थोड़े बहुत बेहतर हो जाते हैं सेकंड इनिंग की बैटिंग में T20 फॉर्मेट में, जो कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ किया नहीं है सेकंड
इनिंग की बैटिंग, तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आंकड़े तो कोई भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे बेंच के प्लेयर्स के अलावा जो कि आपको सजेस्ट करे कि इस बैटर को पक्का तौर पर रखिए या इस बॉलर को पक्के तौर पर रखिए पाकिस्तान की टीम के खिलाफ। और बाकी अगर हम बात करें वेन्यू के इस मैदान पर, तो निश्चित तौर पर पतो निशंका ने यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रखा है। कुशल मेंडिस का बैटिंग एवरेज यहाँ पर केवल 21 का है। यहाँ पर चरित असलंका ने ठीक ठाक काम कर रखा है, 2 मैच पर 83 रन एज ए बैटर, विकेट हालांकि नहीं है। बाकी दसुन सनाका हो गए, कमिंदु मेंडिस हो गए, दुनित वेल्ला लागे जिनके 2 मैच पर 3 विकेटें हैं। और बाकी वो बॉलर मेन जो कि हमारे टीम में आ पाएंगे और जो बेंच के ऑप्शन हैं उनके भी नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुशल परेरा भी यहाँ पर अच्छा काम करते रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरी बैटिंग यूनिट की वीकनेस को देखने जाए जो श्रीलंका की तरफ से खेलती है, तो प्रथम निशंका जब पाकिस्तान की बॉलिंग को जब भी इन लोगों ने फेस किया है, नंबर्स तो अच्छा है नहीं इनकी पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ, और वो सबसे बड़ा एक रीजन रहा है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ये खराब खेलते हैं। और सामने की टीम में हो सकता है दोनों खेले शाहीन अफरीदी और सलमान इरशाद, और अगर ऐसा बनता है चांस तो निश्चित तौर पर प्रथम निशंका उतने इंपॉर्टेंट होंगे नहीं। बाकी लेग स्पिन पर भी खराब खेलते हैं, इवन ऑफ स्पिन पर भी विकेटें देते हैं, तो उस्मान तारिक भी इनके खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी कुशल मेंडिस को भी वही बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी परेशान करती है, इवन लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी, जिसमें चरित असलंका को भी इंक्लूड करे तो एक लेफ्ट हैंडर है ही, तो ऑफ स्पिनर तो इनके खिलाफ ऑटोमेटिकली गेम में आ जाता है, और इवन लेग स्पिन भी। तो लेग स्पिन काफी बड़ा रोल प्ले करती है इस पूरी की पूरी श्रीलंकन टीम के खिलाफ, जिसमें किसी खिलाड़ी के खिलाफ ऑफ स्पिनर भी तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी गेम में आता है। और एक कॉमन चीज जो है बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी, वो भी इस पूरी बैटिंग यूनिट के खिलाफ काफी यूजफुल रहती है। अगर आप इनकी वीकनेसेस का पूरा डेटा देखें, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह के भी और मोहम्मद नवाज के भी इंडिविजुअल डेटा को भी आप देखते चलें, तो वो भी आपको कम से कम क्लियर कर देगी कि किस तरीके के बॉलर इस टीम के खिलाफ काफी इंपॉर्टेंट होने वाले। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ये पाकिस्तान की टीम का प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें और श्रीलंकन बैटर्स के बारे में, बॉलर्स के बारे में जो चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, उसको समझने के बाद शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा अगर प्लेइंग 11 के अंदर हैं तो 100% आपकी टीम में होने चाहिए। उस्मान तारिक को तो आप मिस कर ही नहीं सकते। और एक जो चीज होगी कि शादाब खान और मोहम्मद नवाज, हो सकता है इसमें से कोई एक ड्रॉप हो और सामने से, या हो सकता है किसी बाकी बॉलिंग ऑप्शन में से किसी एक को ड्रॉप करके इनके पास जो अबरार अहमद जैसा एक लेग स्पिनर है वो अगर खेलता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज की इस मैच के अंदर, जो आपको मैं ऑलरेडी प्लेयर बैटल में क्लियर कर चुका हूँ कि उसका क्या रीजन है। बाकी बैटिंग ऑर्डर तो आपके सामने है ही जो पाकिस्तान की होती है, और उसके बाद जो बेंच पर जैसे मैंने आपको बताया कि अबरार अहमद एक ऐसे ऑप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, अगर खेलते हैं तो आपकी टीम में होने चाहिए। बाकी जो बॉलिंग ऑप्शन हैं, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, दोनों ने पिछले मैच में पूरे 4-4 ओवर किए। सैम अयूब को 2 ओवर मिले, मोहम्मद नवाज को 3 ओवर मिले, शादाब खान को 3 ओवर मिले, उस्मान तारिक को भी 4 ओवर मिले। तो शादाब भी इंपॉर्टेंट होंगे, अबरार खेलते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट होंगे, जैसा मैंने आपको वीकनेसेस में समझा रखा है। बाकी करियर के आंकड़े आप जरूर देखते चलिए, और उसको देखने के बाद अगर आप आए रिसेंट फॉर्म की तरफ तो वो भी नंबर्स आपके सामने है, जिसमें आप देखेंगे कि साहिबजादा फरहान एकमात्र ऐसे बैटर रहे हैं इस पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम के अंदर जिन्होंने कंसिस्टेंटली रन बना रखे हैं लगभग हर मैच के अंदर। केवल इंडिया वाले मैच को अगर आप छोड़ दें जिसमें इनका खाता नहीं खुला था, लेकिन ध्यान रखिएगा वो इसी मैदान पर, और खास करके उसके बाद के जो बैटर्स हैं, चाहे वो सैम अयूब हो जो कि बल्ले से बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं, चाहे बात कर ले सलमान अली आगा हों, बीच में एक केवल इनकी अच्छी पारी आई थी। बाबर आजम जरूर शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन धीमी पारियां हैं। हमको हालांकि फैंटेसी टीम बनाने में से धीमी पारियां तेज पारियों से कुछ खास लेना देना है नहीं, लेकिन थोड़े से बेहतर और स्टेबल दिखाई पड़े कम से कम 25-30 रन बनाने के मामले में। तो टॉप ऑर्डर के जो खिलाड़ी हैं, चूंकि सैम अयूब बॉलिंग भी करते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और बाकी जो ऑप्शन है, चाहे सलमान आगा हो, चाहे बाबर आजम हो, फकर जमान और उस्मान खान, यानी कि बाकी के जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से किसी भी एक को आप पिक कर सकते हैं, चाहे तो बाबर आजम को और चाहे तो सलमान अली आगा में से कोई एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब आप किसको लेके जाना चाहेंगे वो आप पर डिपेंड करेगा। मैं सलमान आगा को थोड़ा सा बेहतर मान सकता हूं, चूंकि हो सकता है ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर दे आज, इसके भी काफी अच्छे चांसेस हैं। बाकी अगर प्लेइंग 11 सेम रहती है तो शादाब खान हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, इनको आपको ड्रॉप कतई नहीं करना है, चूंकि इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसी सामने टीम है उसके खिलाफ उस्मान तारिक को तो आप ड्रॉप कर ही नहीं सकते, अभी तो एक निश्चित तौर पर आउट एंड आउट बेस्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग ऑप्शन है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बाकी शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा अगर खेलते तो ये दोनों एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे श्रीलंका जैसी बैटिंग अटैक के खिलाफ। तो इस पूरी की पूरी बैटिंग यूनिट में से 3 ऑप्शन, जिसमें आगा या आजम में से कोई एक आप ट्राई करेंगे, दोनों ओपनर को ट्राई करेंगे, और बाकी शादाब और नवाज तो आपके टीम में होंगे ही, यानी कि 5 प्रॉपर ऑप्शन फिक्स हो जाते हैं। उस्मान तारिक के साथ मिलाकर के 6 ऑप्शन। अब डिपेंड करेगा कि अबरार खेलेंगे तो किसकी जगह पर खेलेंगे, उसकी बेसिस पर हम टॉस के बाद तय कर पाएंगे। और पहली इनिंग की बॉलिंग है तो निश्चित तौर पर जो बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है
है वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। और उसमें अगर शाहीन अफरीदी का आंकड़े अगर आप देखें, श्रीलंका के खिलाफ तो 2 मैच में 6 विकेटें हैं, सलमान मिर्जा के 4 मैच में 6 विकेट है। और वही एक रीजन है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। और उसके बाद जो बाकी खिलाड़ी हैं, यहाँ पर साहिबजादा फरहान के भी आंकड़े काफ़ी अच्छे रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। अगर आप देखें बाकी किसी बैटर के नंबर ठीक ठाक हैं तो वो सलमान आगा ही हैं जो श्रीलंका के खिलाफ ठीक ठाक खेल गए हैं। और बाकी दोनों ऑलराउंडर्स जो है उनका नंबर भी थोड़े से एवरेज है, लेकिन इनके साथ वही एक एडवांटेज है जो कि बल्ले से भी रन बना के दे सकते हैं। और अबरार के भी देखें तो 6 मैच में 9 विकेट है। तो वही बातें जो आपको मैंने एक्सप्लेन करी हैं प्लेयर्स के रिगार्डिंग कि किसको पिक करना है किसको नहीं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी इसी मैदान पर शादाब खान ऑलरेडी 2 मैच खेल करके 8 विकेट ले चुके हैं, ये डेटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि इनको काफ़ी जरूरी बना देता है। और बाकी इस पूरी पाकिस्तान की जो बैटिंग अटैक है उसकी वीकनेसेस को देखने जाए तो नंबर्स और डेटा तो आपके सामने हैं। सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर इनके खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंग्लैंड के लियम डॉसन जैसे बॉलर ने भी, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, उन्होंने भी साबित किया है। अभी पिछले ही मैच में जो पाकिस्तान इंग्लैंड का हुआ था उनके खिलाफ इन्होंने लियम डॉसन ने इनके खिलाफ 3 विकेटें लेकर के, और हमेशा ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग खराब खेलते रहे हैं। और खास करके लेग स्पिन बॉलिंग भी कोई अगर अच्छी हो तो वो भी इनके खिलाफ काफी यूजफुल होती है। बाकी बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी वो तो सामने की टीम में दिलशान मधुशंका के तौर पर एक है, तो पहली इनिंग की बॉलिंग है तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन बाकी जो भी डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें कुछ आपको इंडिविजुअल बॉलर्स भी दिखाई पड़ेंगे और टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ इनकी जो वीकनेसेस है वो आपको मैंने क्लियर कर दी है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली हो चुकी है तो ऑफ स्पिनर भी गेम में आ जाएंगे, और साथ ही साथ चूंकि लेग स्पिनर को एक प्रॉपर होता है सामने की टीम में तो वो भी। तो ओवरऑल दोनों टीमों की वीकनेसेस को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को समझने के बाद ये बात तो काफी हद तक क्लियर हो रही है कि फेवरेट तो पाकिस्तान की ही टीम है। बैटिंग में भी थोड़ी सी स्टेबल दिखाई पड़ रही है, बॉलिंग तो उनकी बड़ी अच्छी है खास करके स्पिन डिपार्टमेंट, और इस पिच पर जो कि अब स्पिन फ्रेंडली होती चली जा रही है मेरे हिसाब से पाकिस्तान की ही टीम आज का मैच जीत रही है, अगर कोई बड़ा उलटफेर ना हो। और निश्चित तौर पर अब कितने बड़े अंतर से जीतेगी वो तो मैच में पता चलेगा, लेकिन आज के मैच की जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आपको मैं देने वाला हूं, आपको पता ही है। और वो डिपेंड करेगी कि किस पिच पर मैच होगा और उस पर ऑलरेडी कितने मैचेस हो चुके हैं, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे जो लिंक है क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, और बाकी वीडियो पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी वैसे भी मिल जानी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।